हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। आज की वीडियो होने वाली है एक्समैन फर्स्ट क्लास की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो। वैसे तो ये मूवी एक्समैन यूनिवर्स की 5वीं मूवी है, पर सही टाइमलाइन के हिसाब से ये मूवी पहली मूवी है। और मूवी शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा व्यू दे देता हूँ कि एक्समैन यूनिवर्स क्या है। तो एक्समैन में पूरी दुनिया में लाखों की गिनती में सुपर नेचुरल ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं, जिनके पास अलग अलग पावर्स होती हैं। और इस फ्रेंचाइजी में उन लोगों को म्यूटेंट्स बुलाया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। मूवी की शुरुआत होती है 1944 से, जहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजीज कुछ लोगों को गुलामी के लिए ले जा रहे थे। वहाँ पर एक एरिक लैंशर नाम के बच्चे को उसकी मम्मी पापा से अलग कर दिया जाता है। फिर एरिक अपने माइंड से वहाँ पर एक लोहे के गेट को बुरी तरह बर्बाद कर देता है। फिर एरिक को बेहोश कर दिया जाता है और ये सब क्लॉस देख रहा होता है, जो कि नाजीज का लीडर था। फिर क्लॉस एरिक से कहता है कि ये सिक्का हिलाकर दिखाओ, अगर तुम 3 तक गिनने पर इस सिक्के को नहीं हिला पाए तो मैं तुम्हारी माँ को शूट कर दूंगा। फिर एरिक उस सिक्के को हिलाने की बहुत कोशिश करता है, पर वो सिक्के को नहीं हिला पाता और क्लॉस एरिक की माँ को जान से मार देता है। फिर एरिक गुस्से में आकर अपनी पावर से वहाँ की हर लोहे की चीज़ को इधर से उधर कर देता है और ये सब देखकर क्लॉस बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क के एक आलीशान घर में, जहाँ पर एक बच्चे को हमें दिखाया जाता है जिसका नाम होता है चार्ल्स एक्जेवियर, और ये भी एक म्यूटेंट होता है जिसकी पावर्स होती है टेलीपैथी। फिर चार्ल्स किचन में अपनी मम्मी को देखता है और चार्ल्स अपनी टेलीपैथी पावर से पता लगा लेता है कि ये मेरी मम्मी नहीं है। और हमें यहाँ पता चलता है कि वो लड़की एक दूसरी म्यूटेंट होती है जिसका नाम होता है रेवन, और इस म्यूटेंट की पावर्स होती हैं शेप लिफ्टिंग करना। ये म्यूटेंट किसी भी इंसान की तरह बन सकती है और उनकी आवाज़ पावर सब कॉपी कर सकती है। फिर जब चार्ल्स को पता चलता है कि रेवन को उस दुनिया में कोई नहीं है, तो वो रेवन को अपने घर में रहने की परमिशन दे देता है। अब कहानी मूव होती है 17 साल आगे 1962 में, जहाँ पर एरिक क्लॉस को ट्रैक कर रहा होता है उसको जान से मार के अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए। एरिक क्लॉस को ट्रैक करते करते उस नाजीज के ग्रुप के 2 रिटायर्ड सोल्जर्स को भी जान से मार देता है, जो पहले मासूम लोगों से गुलामी करवाते थे। और दूसरी तरफ चार्ल्स अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके म्यूटेशन और जेनेटिक का प्रोफेसर बन चुका था और रेवन चार्ल्स के साथ बड़ी हुई थी। अब सीन शिफ्ट होता है क्लब में, जहाँ पर एक CIA ऑफिसर मोइरा मैकटैगर US आर्मी के ऑफिसर कर्नल हेनरी का पीछा करते हुए आई होती है। वहाँ पर मोइरा देखती है क्लॉस को, जिसका नाम अब शॉ था। वहाँ पर मोइरा शॉ के साथ 3 और म्यूटेंट्स को देखती है। पहली एमा फ्रॉस्ट, जिसकी पावर थी अपनी स्किन को डायमंड की तरह हार्ड करने की और टेलीपैथी की। दूसरा म्यूटेंट था रिप्टाइड, जो साइक्लोन्स क्रिएट कर सकता था। और तीसरा म्यूटेंट था अज़ेज़ल, जो कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता था। वहाँ पर शॉ हेनरी से कहता है कि तुम आर्मी के बेस जाओगे और वहाँ पर टर्की में न्यूक्लियर मिसाइल्स इंस्टॉल करोगे, और ऐसा करने से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। फिर अज़ेज़ल हेनरी को आर्मी के बेस ले जाता है, जो उस क्लब से 3000 मील दूर था। फिर मोइरा अपने बॉस को म्यूटेंट्स शॉ और कर्नल हेनरी के बारे में बताती हैं, पर वो जनरल मोइरा पे यकीन नहीं करता कि ऐसे बवंडर बनाने वाले और टेलीपोर्ट होने वाले लोग नहीं होते हैं। और कर्नल हेनरी, जहाँ पर तुम हो वहाँ से आर्मी की मीटिंग में 10 मिनट में 3000 माइल ट्रैवल करके नहीं पहुँच सकते। फिर मोइरा मदद के लिए जाती है चार्ल्स के पास, क्योंकि चार्ल्स ने जीन्स और म्यूटेशन पर PhD कर रखी होती है। वहाँ पर चार्ल्स मोइरा का दिमाग पढ़ लेता है, और दिमाग पढ़ना चार्ल्स की टेलीपैथी की एक पावर में से एक थी। अब दूसरी तरफ कर्नल हेनरी शॉ से मिलने आते हैं और कर्नल शॉ से कहते हैं कि जैसा तुमने कहा था कि टर्की में जुपिटर मिसाइल इंस्टॉल करनी है, वैसा मैंने मीटिंग में करने को कह दिया है, अब मुझे मेरे पैसे दे दो। फिर शॉ कर्नल को जान से मार देता है और हमें यहाँ पता चलता है कि शॉ भी एक म्यूटेंट है, जिसकी पावर्स थी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की, चाहे वो न्यूक्लियर हो या कोई रेडिएशन हो, और इसी पावर से शॉ अभी तक जवान है। अब दूसरे सीन में मोइरा चार्ल्स को CIA के हेडक्वार्टर्स ले जाती है। यहाँ चार्ल्स मोइरा के बॉस डायरेक्टर मैकॉन से कहता है कि हमें शॉ को रोकना होगा, और वहाँ चार्ल्स थोड़ा बहुत म्यूटेंट्स के बारे में भी बताता है, पर वहाँ पर कोई चार्ल्स का यकीन नहीं करता, क्योंकि अभी तक कोई भी म्यूटेंट के बारे में नहीं जानता था। फिर रेवन अपने आप को एक CIA एजेंट में ट्रांसफॉर्म करके दिखाती है। फिर एक दूसरा CIA एजेंट चार्ल्स की मदद करने के लिए मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एरिक पर, जो क्लॉस को ढूंढ लेता है, पर एमा क्लॉस को बचा लेती है। फिर वहाँ पर शॉ को ट्रैक करके CIA और चार्ल्स भी आ जाते हैं, पर एमा चार्ल्स की टेलीपैथी को अपनी पावर से ब्लॉक कर देती है और रिप्टाइड पानी में साइक्लोन्स बनाकर CIA के एजेंट की बोट को उड़ा देता है। फिर एरिक लोहे की चेन से क्लॉस की बोट को पूरा बर्बाद कर देता है और क्लॉस वहाँ से भागकर अपनी सबमरीन में जाता है। फिर एरिक उस सबमरीन को रोकने की कोशिश करता है, पर वो सबमरीन काफ़ी बड़ी थी, तो वो एरिक को पानी में खींच लेती है। फिर चार्ल्स पानी में कूदकर एरिक को बचा लेता है और मन में एरिक से बात करके कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम क्लॉस से बदला लेना चाहते हो, पर अभी उसको जाने दो, वरना तुम डूब जाओगे। अपने दिमाग को अभी के लिए शांत कर लो। फिर एरिक उस सबमरीन को जाने देता है। फिर चार्ल्स एरिक को समझाता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक म्यूटेंट हूँ। फिर चार्ल्स एरिक और रेवन उस CIA एजेंट के साथ डिवीजन एक फैसिलिटी में आते हैं, जहाँ पर चार्ल्स गलती से अपनी पावर की मदद से एक म्यूटेंट को एक्सपोज कर देता है, जो उस फैसिलिटी में साइंटिस्ट था, और इस म्यूटेंट का नाम होता है हैंक मैकॉय।
और हैंक की पावर्स होती हैं कि इसके बड़े पैर हैं जिससे ये कहीं भी लटक सकता है। पर हैंक को यहाँ अपने बड़े बड़े पंजे पसंद नहीं थे, जैसे रेवन को अपना असली रूप पसंद नहीं था, इसलिए वो किसी खूबसूरत लड़की में ट्रांसफॉर्म रहती है। फिर चार्ल्स हैंक के बनाए हुए एक डिवाइस एरिब्रो से पूरी दुनिया में म्यूटेंट्स को ट्रैक करता है ताकि वो शॉ को रोकने में चार्ल्स और एरिक की हेल्प कर सके। फिर एरिक और चार्ल्स में म्यूटेंट्स को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो ढूंढते हैं एंजल सैल्वाडोर को, एक कैदी एलेक्स समर्स को, एक ड्राइवर अर्मांडो और बेंची को। फिर ये सारे न्यू म्यूटेंट्स एक रूम में अपनी पावर शो ऑफ करते हैं, जहाँ हैंक के पैरों का थोड़ा मजाक उड़ाया जाता है। और दूसरी तरफ चार्ल्स और एरिक मोइरा के साथ एक मिशन पर होते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि रशिया की जनरल से मिलने एमा आई होती है। अब यहाँ पर शॉ का प्लान था वर्ल्ड वॉर 3 करवाने का, और शॉ ने पहला स्टेप ले लिया होता है कॉलोन हेनरी की मदद से टर्की में अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉल करवाने का। अब दूसरा स्टेप बचा था रशिया की न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में इंस्टॉल करने का, और एमा शॉ की जगह यही करने आई होती हैं। पर एरिक और चार्ल्स वहाँ आकर एमा को पकड़ लेते हैं। पर जब एरिक और चार्ल्स रशिया में थे तो उनकी गैर मौजूदगी में शॉ, रिप्टाइड और अज़ेज़ल डिवीजन एक फैसिलिटी को बर्बाद करके वहाँ सबको जान से मार देते हैं, यंग म्यूटेंट्स को छोड़ के। फिर शॉन म्यूटेंट से कहता है कि मेरी साइड आ जाओ, तुम सब राजा रानियों की तरह रहोगे। फिर एंजल सैल्वाडोर शॉ के साथ जाने का फैसला कर लेती है, और जब अर्मांडो और हैवॉक शॉ को रोकने की कोशिश करते हैं तो शॉ एलेक्स के हमले की एनर्जी को अब्जॉर्ब करके अर्मांडो के मुंह में डाल देता है, जिससे अर्मांडो मर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है रशिया के जनरल पर, जिससे मिलने के लिए वहाँ पर शॉ आता है। शॉ जनरल से कहता है कि तुम क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स लगाओगे। फिर वो जनरल शॉ से कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ऐसा करने से अमेरिका और रशिया के बीच में जंग छिड़ जाएगी, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाएगा। फिर शॉ, रिप्टाइड और अज़ेज़ल उस जनरल को धमकाते हैं, जिससे वो जनरल एक शिप पर न्यूक्लियर मिसाइल्स रखकर क्यूबा की तरफ भेज देता है। और दूसरी तरफ अमेरिका इस हरकत को ट्रैक कर लेता है कि रशिया क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल इंस्टॉल करने वाला है। फिर अमेरिका का जनरल ऑर्डर दे देता है कि अगर रशिया का वो जहाज़ न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ क्यूबा में एंटर हुआ तो रशिया के खिलाफ जंग छेड़ देना। अब दूसरी तरफ एरिक और चार्ल्स वापस आकर देखते हैं कि वो फैसिलिटी पूरी बर्बाद हो चुकी है और अर्मांडो मर चुका है। फिर चार्ल्स इन सब यंग म्यूटेंट्स को अपने आलीशान घर में ले आता है, जहाँ वो यंग म्यूटेंट्स की पावर को कंट्रोल करना सिखाता है, और ऐसे यंग म्यूटेंट्स की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और इस वक्त तक चार्ल्स और एरिक की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। फिर हैंक रेवन के डीएनए से कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, जिससे उसको पता चलता है कि रेवन का डीएनए काफ़ी रेयर है और रेवन के सेल्स काफ़ी स्लोली ग्रो होते हैं, जिससे रेवन आज से 100 साल बाद भी जवान दिखेगी। अब दूसरी तरफ एरिक रेवन को एक एडवाइस देता है कि अगर वो चाहती है कि लोग उसकी नेचुरल ब्लू स्किन को एक्सेप्ट करें तो उसको पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। और एरिक ने रेवन से ये इसलिए कहा क्योंकि एरिक को पता था कि रेवन को अपनी नेचुरल ब्लू स्किन पसंद नहीं है। फिर हैंक रेवन के डीएनए से एक ऐसा एंटीडोट बना लेता है जिससे हैंक के पैर और रेवन की ब्लू स्किन दोबारा पहले जैसी हो जाएगी। पर रेवन एरिक की बात को ध्यान में रखकर वो एंटीडोट नहीं लेती, पर हैंक अपनी लैब में वो एंटीडोट ले लेता है और उस एंटीडोट का हैंक पर उल्टा असर हो जाता है और हैंक के नुकीले नाखून और ब्लू बाल शरीर पर उग जाते हैं। अब अगली सुबह चार्ल्स, एरिक और सारे म्यूटेंट्स क्यूबा जाने के लिए रेडी होते हैं और वहाँ पर हैंक भी आता है, जो उस एंटीडोट की वजह से जानवर बन चुका था, और एलेक्स हैंक को नाम देता है द बीस्ट। अब सीन शिफ्ट होता है क्यूबा में, जहाँ वो जहाज़ पहुँचने वाला होता है। फिर वहाँ पर चार्ल्स और बाकी सब भी आ जाते हैं। फिर चार्ल्स अपनी टेलीपैथी से रशिया के जहाज़ से एक मिसाइल लॉन्च करके उस जहाज़ को ब्लास्ट कर देता है जो क्यूबा की लाइन क्रॉस करने वाला था। फिर बेंशी की मदद से, जिसकी पावर तेज़ आवाज़ की थी, उसको ऐसा सोनार की तरह यूज़ करके शॉ की सबमरीन का पता लगा लेते हैं। फिर एरिक उस सबमरीन को पानी में से बाहर निकालकर ज़मीन पर ले आता है, पर वहाँ पर शॉ के पास एक ऐसा हेलमेट था जो चार्ल्स की टेलीपैथी को ब्लॉक कर सकता था। तो शॉ की सबमरीन के अंदर एरिक जाता है, जहाँ वो शॉ को ढूंढ लेता है, और एंजल, हैवॉक, बीस्ट, अज़ेज़ल और रिप्टाइड एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। फिर एरिक एक लोहे की वायर से शॉ का हेलमेट उतार देता है, जिससे चार्ल्स अपनी पावर से शॉ को फ्रीज कर देता है। फिर एरिक शॉ के दिमाग के आर पार वही सिक्का घुसा देता है जिसको एरिक 17 साल पहले मूव नहीं कर पाया था, और एरिक की माँ शॉ के हाथों मारी गई थी, और चार्ल्स का दिमाग भी शॉ के दिमाग से कनेक्टेड था, तो चार्ल्स भी शॉ की मौत का दर्द महसूस करता है। फिर एरिक शॉ की डेड बॉडी बाहर लाता है। फिर वहाँ पर मौजूद म्यूटेंट से डरे हुए रशियंस और अमेरिकन्स चार्ल्स, एरिक और बाकी सब पर मिसाइल्स फायर करते हैं, पर एरिक अपनी पावर से उन सारे लोहे की मिसाइल्स को कंट्रोल करके अमेरिकन्स और रशियंस की तरफ भेज देता है। और चार्ल्स एरिक को समझाता है कि ऐसा मत करो, वो इंसान सिर्फ हुक्म मान रहे हैं। पर एरिक चार्ल्स की कोई बात नहीं सुनता और उसके दिमाग पर इंसानों को लेकर नफरत हावी हो जाती है। फिर मोइरा एरिक को रोकने के लिए शूट करती है, पर एरिक उन बुलेट्स की डायरेक्शन बदल देता है, जिससे एक बुलेट चार्ल्स की स्पाइन में लग जाती है, जिससे एरिक का ध्यान चार्ल्स की तरफ चला जाता है और वो मिसाइल समुद्र में गिर जाती है। अब यहाँ पर चार्ल्स और एरिक दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू इंसानों और म्यूटेंट्स को लेकर काफ़ी अलग हो चुके थे। चार्ल्स म्यूटेंट्स के साथ इंसानों की भी फिक्र करता था, जैसे चार्ल्स ने बहुत बार एरिक को समझाया था कि शॉ को जान से मारने से एरिक को शांति नहीं मिलेगी, और दूसरी तरफ एरिक इंसानों से नफरत करता था,
फिर एरिक चार्ल्स की बुलेट निकालकर अज़ाज़ेल, रिपटाइड और रेवन को वहाँ से ले जाता है। अब कुछ दिनों बाद चार्ल्स व्हील चेयर पर होता है क्योंकि इस बुलेट ने चार्ल्स की चलने की शक्ति ले ली थी। फिर चार्ल्स मोइरा की मेमोरी मिटा देता है क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों का रिस्क नहीं ले सकता था। और दूसरी तरफ एरिक एम्मा को जेल से छुड़ा लेता है और यहाँ एरिक का नाम पड़ता है मैग्नीटो और ये मूवियाँ ख़त्म हो जाती है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैंने जितना हो सकता है उतना शॉर्ट और डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। आई होप आप सबको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नर्ड।